हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गीता स्टडी। आज हम लोग इस क्लास में क्लास 7th हिस्ट्री का चैप्टर 2 न्यू किंग्स एंड किंगडम्स पढ़ेंगे। ये 4th पार्ट है इस चैप्टर का और 3rd पार्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। सो लेट्स वी स्टार्ट द क्लास फ्रॉम पैरा। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, साम्राज्य का प्रशासन। हाउ वॉज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज्ड। Settlements of the peasants known as Ur became prosperous with the spread of irrigation, agriculture. Groups of such villages formed larger units called Nadu. The village council and the Nadu performed several administrative functions including dispensing justice and collecting taxes. प्रशासन किस प्रकार संगठित था। किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गांवों के समूह को नाडू कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। रिच पीसेंट्स ऑफ द विलाला caste exercised considerable control over the affairs of the Nadu under the supervision of the central Chola government. The Chola kings gave some rich landowners title like Muvend Velan, a Velan or peasant serving 3 kings, Arayar chief, etc. as markers of respect and entrusted them with important offices of the state at the center. वेलाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडू के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुवेंद वेलन 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान, अरैयार, प्रधान जैसी उपाधियां दी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। टाइप्स ऑफ लैंड, भूमि के प्रकार। चोला इंस्क्रिप्शंस मेंशन सेवरल कैटेगरीज ऑफ लैंड। चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। वेलन वगई, लैंड नॉन ब्राह्मण पीसेंट प्रोप्रिएटर्स। वेलन वगई, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। ब्रह्मदेय, लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मणास, ब्रह्मदेय, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। शाला भोगा, द लैंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ अ स्कूल। शाला भोग, किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि। देवदान, तिरुनमटुकानी, लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स। देवदान, तिरुनमटुकानी, मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। पालिच्छांदाम, लैंड डोनेटेड टू जैन इंस्टीट्यूशंस, जैन स्थानों को दान दी गई भूमि। We have seen that Brahmanas often received land and grants or Brahmadei. As a result, a large number of Brahman settlements emerged in the Kaveri Valley as in other parts of the South India. हमने देखा है कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेय प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आईं। ईच ब्रह्मदेय वॉज लुक्ड आफ्टर बाय एन असेंबली और सभा और prominent Brahman landowners. These assemblies worked very efficiently. Their decisions were recorded in detail in inscriptions, often on the stone walls of temples. Associations of traders known as Nagarams also occasionally performed administrative functions in towns.
प्रत्येक ब्रह्मदेव की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलतापूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों में प्रायः मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम Uttarmerur in Chingalpur district, Tamil Nadu provide details of the way in which the Sabha was organized. The Sabha had separate committees to look after irrigation works, gardens, temples, etc. Names of those eligible to be members of these committees were written on small tickets of palm leaf. These tickets were put into an earthenware pot, from which a young boy was asked to take out the tickets one by one for each committee. तमिलनाडु के चिंगलपुर जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे और किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। इंस्क्रिप्शंस एंड टेक्स्ट, अभिलेख और लिखित सामग्री। Who could be a member of a sabha? The Uttarmerur inscriptions lays down. उत्तरमेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता। All those who wish to become members of the sabha should be owners of land from which land revenue is collected. They should have their own homes. They should be between 35 and 70 years of age. They should have knowledge of the Vedas. They should be well versed in administrative matters and honest. सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। If anyone has been a member of any committee in the last 3 years, he cannot become a member of another committee. Anyone who has not submitted his accounts and those of his relatives cannot contest the election. यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता। While inscriptions tell us about kings and powerful men, here is an excerpt from the Periya Puranam, a 12th century Tamil work which informs us about the lives of ordinary men and women. अभिलेखों में राजाओं और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में तो जानकारी मिलती है, लेकिन यह जानना खास मुश्किल है कि साधारण मर्दों और औरतों का जीवन इन राज्यों में कैसा था। 12वीं शताब्दी की तमिल कृति पेरिया पुरम से एक उदाहरण। On the outskirts of Adamu was a small hamlet of Pulayas, a name used for a social group considered outcast by Brahmanas and Velas, studded with small huts under old thatches and inhabited by agrarian laborers engaged in manual occupations. In the thresholds of the huts covered with strips of leather, little chickens moved about in groups. Dark children who wore bracelets of black iron were pressing
pressing about, carrying little puppies. In the shade of the Marudu Arjun trees, a female laborer put her baby to sleep on a sheet of leather. There were mango trees from those branches. Drums were hanging, and under the coconut palms in little hollows on the ground, tiny-headed bitches lay after a whelping. The red-crested crows crowed before dawn, calling the brownie Pulayar plural to their day's work, and by day, under the shade of the kanji tree, spread the voice of the wavy-haired Pulaya women singing as they were husking paddy. अडनूर की सरहदों पर फूस की पुरानी छाजनों वाली छोटी छोटी झोपड़ियों से अटा पड़ा पुलाया एक ऐसा समूह जिसे ब्राह्मण और वेलाल प्रतिष्ठित समाज के बाहर मानते थे। लोगों का एक छोटा सा पुरवा था जिसमें ओछे किस्म के पेशों में लगे खेतिहर मजदूर रहते थे। चमड़े की पट्टियों से घिरे हुए झोपड़ियों के अहातों में छोटे मुर्गियां झुंडों में घूमते रहते थे। गहरे रंग के बच्चे जो काले लोहे के कंगन पहनते हुए थे, छोटे पिल्लों को उठाए उछलते चल रहे थे। मारुदू पेड़ों की छाया में एक मजदूरनी ने अपने बच्चे को चमड़े की एक चादर पर सुला दिया। आम के पेड़ भी थे जिनकी शाखाओं पर नगाड़े लटके हुए थे, और नारियल के पेड़ों के नीचे जमीन में बने छोटे गड्ढों में छोटे सिरों वाली कुतियाँ पिल्लों को दूध पिलाने के लिए लेटी हुई थी। लाल कलगी वाले मुर्गों ने पौ फटने से पहले तड़गे पुलाया का बहुवचन को दिन के काम पर जाने की हाँक लगाते हुए बांग दे दी। धान कुटती लहरदार बालों वाली पुलाया स्त्रियों के गाने की आवाज़ रोज़ाना कांजी वृक्ष की छाया में फैलती थी। सो योर चैप्टर इज़ ओवर। आगे एट लास्ट, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।